आज आज मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। इसलिए जैसे मैं, ऐसी हालात में होने के बाद भी मैं आज यहाँ हूँ। दिव्यांग होने के बावजूद भी इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही साथ विश्व के 7 सबसे ऊंची चोटियों में इन्होंने तिरंगा। अरुणिमा सिन्हा बचपन से ही दिव्यांग नहीं थी, लेकिन इन्हें चलते ट्रेन से ढकेल दिया गया था और इसके बाद ही इन्होंने अपना एक पैर खो दिया था। ज़्यादा जानकारी के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वीरचरित में। दोस्तों, आप हमसे फेसबुक और टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और वीरचरित के साथ बने रहने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ उस बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में पता चले। अरुणिमा सिन्हा के 3 भाई बहन थे, उनसे एक सिस्टर बड़ी थी और एक छोटा भाई था। और अरुणिमा सिन्हा के पिताजी जब वे 3 वर्ष की थी तभी वो चल बसे थे और उसके बाद उनकी जो बड़ी बहन थी, उनके हस्बैंड ने उनकी फैमिली का देखभाल किया था। सिन्हा जी को बचपन से ही साइकिलिंग, फुटबॉल बहुत ही ज़्यादा पसंद था और वो नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर भी थी। वह पैरामिलिट्री फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहती थी। पैरामिलिट्री फोर्सेस आपको पता होगा, सीआरपीएफ और जितने भी होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं जैसे आईटीबीपी, बीएसएफ, ये सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। उन्हें एक सीआईएसएफ से कॉल लेटर भी आया था। सीआईएसएफ आपको पता होगा, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये एयरपोर्ट्स वगैरह में जितने भी सिक्योरिटी होते हैं वो सीआईएसएफ ही कंट्रोल करता है। जब ये ज्वाइन करने जा रही थी इसके इंटरव्यू के लिए, तभी उनका एक लाइफ चेंजिंग एक्सीडेंट होता है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद इनकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। जैसे मैंने आपको कहा था, वे नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर, साथ साथ फुटबॉल प्लेयर भी थी। तो उन्होंने पद्मावती एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन को बोर्ड किया लखनऊ से और वह दिल्ली के लिए 12 अप्रैल 2011 को निकली सीआईएसएफ को ज्वाइन करने के लिए। दोस्तों, ये जनरल कोच में थी और जनरल कोच में आपको पता होगा बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। तो ट्रेन में अचानक से कुछ गुंडे आ चुके थे और वो बैग उनका छीनने लगे और गोल्ड चेन भी, उन्होंने चेन पहना हुआ था। दोस्तों, अब वो प्लेयर थी, वो कैसे एक झटके में इस अपने बैग को दे दी थी। तो उन्होंने रेजिस्ट किया, लेकिन वे लोग उनके ऊपर हावी हो चुके थे क्योंकि वो लोग ज़्यादा थे। लेकिन दोस्तों, किसी ने उस ट्रेन में उनकी मदद नहीं की। अब आप नॉर्मली कभी भी आपने अगर एक जनरल कोच देखा होगा ट्रेन का, तो वो पूरा खचाखच भरा हुआ रहता है। अगर कोई भी चाहे तो उनकी मदद कर सकता था, क्योंकि वहाँ भले ही 50 लोगों का, 60 लोगों का बैठने की जगह हो, लेकिन वहाँ भरे होते हैं हमेशा 150-200 लोग। ये हमारे समाज में एक बहुत ही बुरी बात है कि जब किसी के साथ कुछ घटना हो रही होती है, हम लोग दर्शक बैठ के देखते रहते हैं। और विष्णु श्रेष्ठा के बारे में बारे में भी मैंने कवर किया था, उनकी बायोग्राफी। उन्होंने भी जब एक लड़की की इज्जत बचाई थी तब भी कोई आगे नहीं बढ़ा था। उन्होंने अकेले के दम पे 40 गुंडों के साथ भिड़ गए थे वो। दोस्तों, जब उन्होंने रेजिस्ट किया सिन्हा जी ने, तब उन गुंडों ने क्या किया, उनका बैग लेके और उनकी चेन को तोड़ के उन्हें ट्रेन से फेंक दिया। जी हाँ दोस्तों, चलती ट्रेन से उन्हें फेंक दिया गया था और वो वहाँ बेहोश पड़ गई थी। लेकिन उनकी आंखें खुल रही थी धीरे धीरे और वो देख पा रही थी। उनका जो पैर था उसके ऊपर से 40 बोगी वाला ट्रेन क्रॉस कर चुका था और वो काफ़ी देर तक वहीं पे पड़ी थी। दोस्तों, वे बताती है अपने इंटरव्यू में कि वो देख पा रही थी कि चूहे आके उनके पैर को कुतर रहे हैं, वो लोग खा रहे हैं उस कटे हुए भाग को, लेकिन वो अपना हाथ पैर कुछ नहीं चला पा रही थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुके थे। अब आप सोच सकते हैं कितना भयावह वो सिचुएशन होगा जब आप अपने आँखों से देख रहे हैं कि आपके शरीर का एक अंग जो
कट रहा है, और स्पेशली आप अगर स्पोर्ट्समैन हो तो आपका शरीर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी से ना आप स्पोर्ट्स खेलेंगे, उसी से एक्सेल कर सकते हैं। लेकिन उनका सपना उनकी आंखों के सामने चूर हो रहा था। अब दोस्तों, ये एक्सीडेंट होने के बाद जब मीडिया में रिपोर्ट आने लगी कि ये नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी, उनके साथ ऐसा दुर्घटना हो गया था, तो उस समय के गवर्नमेंट में जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे माननीय अजय माकन जी, वे उनको एक कंपनसेशन देते हैं। कितने रुपए का दोस्तों? यहाँ रेड मार्क इसीलिए मैंने किया है, 25,000 रुपये का। जी हाँ दोस्तों, एक नेशनल लेवल की स्पोर्ट्स प्लेयर, उनके साथ बदतमीजी होती है, चलती ट्रेन से फेंक दिया जाता है, उसके बाद फिर क्या कहा जाता है कि 25,000 रुपये आप ले लीजिए। उसके बाद फिर दोस्तों, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बनने लगा हर जगह से, तो जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उन्होंने बढ़ा के इसे कर दिया था 2 लाख रुपए। दोस्तों, पैसे से तो कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब शरीर का एक अंग कट चुका होता है वो पैसे से वापस तो नहीं आएगा। लेकिन हम इतनी बेइज्जती तो ना करें कि नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स प्लेयर को आप 25,000 रुपये दे रहे हैं। और इंडियन रेलवेज ने भी उन्हें एक जॉब ऑफर किया था। अब जब दोस्तों इन्हें सामने के एक सिविल हॉस्पिटल में ले गया गया था, तो वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर था, वहाँ पे इक्विपमेंट्स ही नहीं थे। लेकिन अरुणिमा सिन्हा के अंदर इतना ज़्यादा जोश था और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आप देखिए, उन्होंने डॉक्टर से खुद कहा कि आप नहीं काट सकते तो मैं काट लूँगी। तो डॉक्टर ने देखा कि नहीं, इन्हें बचाना बहुत ज़रूरी है। उनके आंखों के सामने ही उनका पैर काटा गया और उनके आंखों के सामने से ही उनका पैर ले जाके फेंका गया था। उनको बाद में जब मीडिया प्रेशर बहुत बनने लगा, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एम्स में दिल्ली में उन्हें ट्रीट किया गया, और बाद में उन्हें प्रोस्थेटिक लेग, दोस्तों प्रोस्थेटिक लेग आपने देखा होगा, जो एम्प्यूटीज होते हैं उनको एक आर्टिफिशियल लेग लगा दिया जाता है और उसी के माध्यम से वे चलते फिरते हैं। तो एक दिल्ली बेस्ड इंडियन कंपनी ने, जो प्राइवेट थी, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट इसे इंस्टॉल करवाया था। अब जो पुलिस थी उनकी इंक्वायरी देखिए दोस्तों, उनकी इंक्वायरी के हिसाब से अरुणिमा सिन्हा को ढकेला नहीं गया था, वो तो सुसाइड अटेम्प्ट कर रही थी। अब दोस्तों, आपके सामने इतना बड़ा हादसा हो जाता है, उसके बाद कोई अगर कहेगा कि आप तो सुसाइड कर रहे थे, आपको ढकेला नहीं गया था, तो ये कितना डिसहार्टनिंग होगा। उसके बाद रेलवे के ये क्लेम्स को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फॉल्स पाया और 5 लाख रुपए का उन्हें जुर्माना भी देना पड़ा था। अब ये जब क्लेम लगा कि वो सुसाइड कर रही थी, ये सिचुएशन उनके लिए बहुत टफ बन चुका था। क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ का जो सपना था CISF ज्वाइन करना, वो तो अभी सक्सेसफुल होगा नहीं, और सबसे ज़्यादा प्यार इन्हें जिससे था, साइकिलिंग, फुटबॉल, वॉलीबॉल, वो भी अब नहीं खेल सकती हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, वे ठान ली थी कि मुझे प्रूव करना है अपने आप को और मुझे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है। जी हाँ, सिन्हा जी युवराज सिंह से बहुत ज़्यादा ही इंस्पायर्ड थे। युवराज सिंह आपको पता होगा, हमारे बहुत फेमस क्रिकेटर है। जब वर्ल्ड कप हो रहा था उस दौरान भी उन्हें पता चल चुका था कि उन्हें कैंसर है और उनके मुंह से खून की उल्टियां भी होती थी। लेकिन आपको पता होगा 2011 में वो मैन ऑफ द सीरीज बने थे, और ना केवल ही मैन ऑफ द सीरीज, उन्होंने उसके बाद कैंसर का ट्रीटमेंट कराया। कैंसर का ट्रीटमेंट आपको पता होगा बहुत ही लीगल होता है और इसमें मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन उन्होंने कैंसर को हराया। उसके बाद भी आपको पता होगा वो खेल के मैदान में थे और उन्होंने जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाया था उससे सिन्हा जी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुई थी, और उन्होंने जो बेसिक माउंटेनियरिंग स्किल थी वो उन्होंने कोर्स किया था नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी, ये उत्तराखंड में है। और इनके जो बड़े भाई थे ओम प्रकाश, उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद किया था इनके लिए और बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन भी दिया था। और जो आपको पता होना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट आप ऐसे ही जाके नहीं चढ़ सकते,
आपको किसी ना किसी का फंडिंग चाहिए होता है, या फिर आपके पास इतना पैसा हो या फिर आपको किसी का फंडिंग चाहिए होता है। तो अरुणिमा सिन्हा के पास इतना पैसे तो थे नहीं। 3 साल की उम्र में उनकी पिताजी गुजर गए थे और उनके जो दीदी थे उनके हस्बैंड उन लोगों को देखभाल कर रहे थे। तो जो फंड था वो दिया था रामकृष्ण मिशन वडोदरा। रामकृष्ण मिशन आपको पता होगा इंडिया के हर जगह में है, और अभी भी लॉकडाउन के समय वे खाना देने से लेके शेल्टर होम तक बहुत ज़्यादा वो हेल्प करते रहते हैं। उन्होंने बचेंद्री पाल से कांटेक्ट किया। बचेंद्री पाल कौन? आपको पता होगा बचेंद्री पाल वो हैं पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, भारतीय। जब अरुणिमा सिन्हा ने बचेंद्री पाल को अपनी कहानी बताई, तब बचेंद्री पाल ने कहा था, मेरी बच्ची, तुमने ये जो सिचुएशंस झेल के भी माउंट एवरेस्ट चढ़ाई करने के लिए ठाना है, इस आर्टिफिशियल लेग के साथ तुमने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई और उसके शिखर पे पहुंच गई हो। बस डेट डिक्लेयर होनी बाकी है। जी हाँ दोस्तों, आप माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ चुकी हो ऑलरेडी, बस एक डेट डिक्लेयर होना बाकी है। इसके बाद इनके अंदर जो मॉरल बूस्टिंग हुई थी, इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जब इन्होंने कोर्स अपना कंप्लीट किया तो इन्हें सपोर्ट किया गया था टाटा ग्रुप। दोस्तों आपको पता होगा टाटा ग्रुप और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, इन दोनों ने बहुत ज़्यादा चैरिटी किए हैं। और टाटा ग्रुप का जो माउंटेनियर्स होते हैं, यंग माउंटेनियर्स जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, टाटा ग्रुप इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। माउंट एवरेस्ट चढ़ने से पहले आप डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, उसके पहले आपको बहुत सारे पिक्स में ट्रायल करना होता है और उसे चढ़ के दिखाना होता है। तो इन्होंने आइलैंड पिक सबसे पहले चढ़ा था और 6150। अब दोस्तों ऐसे ही ये माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ गई थी। ये बताती हैं अपने इंटरव्यूज़ में कि लोगों को जब 2 घंटा लगता था चढ़ाई करने के लिए, इन्हें 7-7, 8-8 घंटे लग जाते थे, और तब भी वो चढ़ नहीं पाते थे। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी थी। और जो आर्टिफिशियल लेग होता है वो नॉर्मल लेग तो होता नहीं, उससे दर्द बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वे दर्द को सहती हुई आगे बढ़ती रही। और 21 मई 2013 को 10:55 सुबह में उन्होंने 52 दिन के लगातार चढ़ाई के बाद माउंट एवरेस्ट के शिखर पे वो पहुंच चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, 52 दिन लगातार चढ़ाई के बाद माउंट एवरेस्ट के शिखर पे पहुंच चुकी थी। उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर थे उस समय के 2013 में, अखिलेश यादव ने उन्हें 25 लाख का चेक दिया था, जो कि 20 लाख गवर्नमेंट की तरफ से था और 5 लाख रुपए समाजवादी पार्टी की तरफ से। उसके बाद फिर उन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते। पद्मश्री हो गया, तेंजिंग नोर्गे माउंटेनियरिंग प्राइज, ये सबसे हाईएस्ट प्राइज होता है। जैसे अर्जुन अवार्ड होता है खेल के लिए, वैसे ही माउंटेनियर्स के लिए तेंजिंग नोर्गे अवार्ड होता है। और इनकी एक किताब भी है, आप पढ़ सकते हैं, बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। दोस्तों ये बहुत ही इंस्पायरिंग किताब है, आपको अगर टाइम मिले तो आप ज़रूर पढ़ें। दोस्तों आप देख सकते हैं शुरुआत में जब इनका एक्सीडेंट हुआ था, जब इन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी सरकार की और सपोर्ट की, तब उनके ऊपर उल्टा ब्लेम लगाया गया था कि आपने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, ना कि आपके ऊपर आपको ढकेला गया ट्रेन से। तो जब ये अक्सर देखा जाता है कि हम जब किसी को मदद करना होता है, स्पेशली गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, तब नहीं करते। आप कर्माकर को ही देख लीजिए, ओलंपिक्स में जो एथलीट थी, 4th पोजीशन में आई थी, उन्हें कितना सपोर्ट मिला था। वो वुडन प्लैंक के ऊपर अपना जिम्नास्टिक परफॉर्म किया करते थे, प्रैक्टिस उस पर करते थे। अगर सपोर्ट मिलता और इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो हमारे जो 3-4 मेडल्स आते हैं ना ओलंपिक्स में, वो इंक्रीज होके बहुत ज़्यादा हो जाता है। बट अभी गवर्नमेंट फोकस कर रहा है तो अच्छा लगता है देख के, लेकिन इसमें और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अरुणिमा सिन्हा, आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट देखिए, वो अभी तक रुकी नहीं है। वो सोशल वेलफेयर बहुत ज़्यादा करती हैं। हाँ दोस्तों, और वो एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहती है, शहीद चंद्रशेखर विकलांग खेल एकेडमी।
अब दोस्तों उन्हें पता है कि जितने भी अवार्ड्स मिलते हैं और सेमिनार्स होते हैं उनके पैसे को तो वो इस एकेडमी के लिए दान दे ही देती है, लेकिन इससे इतना बड़ा एकेडमी नहीं खुल सकता क्योंकि वो इसे करना चाहती है गरीब बच्चों के लिए और फीस तो वो ले नहीं पाएंगी। तो ये अक्सर डोनेशंस भी एक्सेप्ट करती रहती हैं और लोग इन्हें दे भी रहे हैं। तो ये कितना अच्छा है, आपने खुद अचीव किया और लेकिन आप वहीं पे नहीं रुके, आप ये भी सोच रहे हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रेरित करूं। और ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, इन्हें बहुत सारे कॉलेजेस में बुलाया जाता है, वे अपना लेक्चर्स देती है और आपको टाइम मिले तो आप ज़रूर इनके लेक्चर्स के बारे में सुने और आपको बहुत ज़्यादा एक मॉरल बूस्टिंग मिलेगी। माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने के बाद उनका नेक्स्ट गोल क्या था? वर्ल्ड के 7 हाईएस्ट पीक्स को क्लाइंब करना। और दोस्तों माउंट एवरेस्ट पहली दिव्यांग महिला थी ये जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था। और साथ ही साथ माउंट विंसन दोस्तों ये अंटार्कटिका की सबसे बड़ी चोटी है और यहाँ पे भी ये पहली फीमेल एम्प्यूटी थी जिन्होंने ये क्लाइंब किया था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आपका अगर लक्ष्य आपने ठान लिया हो तो कुछ भी आप कर सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। और अरुणिमा सिन्हा के बारे में जानने के बाद मुझे नहीं लगता आप थोड़ा भी डाउट करेंगे कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। और एक सेंटेंस मैं स्कूल में हमेशा देखता था, वहाँ लिखा रहता था इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। जी हाँ दोस्तों, इम्पॉसिबल की स्पेलिंग क्या होती है? IMPOSSIBLE। तो अगर अलग कर दें आप, ये क्या हो जाता है? आई एम पॉसिबल। तो इनकी कहानी ये पूरा प्रूव करती है कि हर एक चीज़ पॉसिबल है। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद।